अरे तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं कैसे जीऊंगा? अरे आंखें तो खोलो सही। यह दर्द नहीं था, बल्कि यह एक कातिल का अपने जुर्म को छुपाने का एक नौटंकी का किस्सा चल रहा था और बगल में खड़ा था उसका नौकर। दोस्तों नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले एक कहानी चली थी एसडीएम ज्योति मौर्य की। उनको भी फंसाने वाला मनीष नाम का ही लड़का था और यहाँ पर भी इस समय जो कहानी चल रही है निशा नापी शर्मा की, इनको भी फंसाने वाला मनीष शर्मा था। मनीष ही एसडीएम को लूट रहे हैं, ये एक संजोग बन रहा है हमारे देश में। लेकिन वहाँ पर दुखद बात यह है कि यहाँ पर जो निशा शर्मा है इनकी डेथ हो जाती है और वहाँ पर जो मनीष दुबे का मैटर था उसमें ये भी प्यार मोहब्बत का इनका भी मैटर चलता है। लेकिन इनकी तो कहानी कैसी आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हम मुद्दे पर बात करते हैं इस समय निशा शर्मा की। घटना है मध्य प्रदेश, जिला ढिंढोरा, कस्बा सहपुरा। 28 जनवरी 2024 दिन में 2 बजे की। मनीष शर्मा 2 बजे आता है अपने जो सरकारी रूम है जिसमें एसडीएम निशा शर्मा रहती हैं और ये बाहर से आवाज़ लगाते हुए जाता है कि मैडम मैडम। फिर करीब में जाता है और उनको उठाने का प्रयास करता है। उठाने का प्रयास करते हुए मैडम की आंखें बंद रहती हैं और बगल में एक नौकर भी खड़ा रहता है और उनको दिखाने के लिए कैसे क्या करता है, उनको बराबर बुलाता है, लेकिन मैडम की जो आवाज़ है वो नहीं निकलती है। ऐसे में तुरंत फ़ोन करता है ड्राइवर को। ड्राइवर गाड़ी लेकर के आता है और मैडम को लेकर के जो है हॉस्पिटल ले जाता है। और डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर में मैडम को क्या हुआ। तो ये मनीष शर्मा बताता है कि कल ये व्रत थी और इनकी तबीयत जो है कुछ गड़बड़ चल रही थी। हम इनको मना भी कर रहे थे व्रत भी मत रखो, लेकिन इन्होंने व्रत रखा और इन्होंने अमरूद भी खाया। अमरूद खाने की वजह से इनको उल्टी भी हुई, इसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है और इस समय मैडम जी कुछ बोल नहीं रही हैं। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। डॉक्टर उनको अंदर रूम में ले जाता है एसडीएम जी को और इसके बाद जैसे ही उनका नस डॉक्टर पकड़ते हैं, डॉक्टर को एक झटका लगता है, क्योंकि डॉक्टर है, उनको अनुभव होता ही है कि जिस शरीर को लाया है मनीष शर्मा उसमें जान नहीं है। अब डॉक्टर तुरंत जो है अपने जो भी उनके साथ में कर्मचारी हैं उनको बुलाता है और बताता है किस तरीके की बात है कि उसका पति तो जिंदा बता रहा है, लेकिन ये जो मिट्टी आई है, जो मतलब शरीर आया है डीएम जी का, इसमें से अंदाज़ा ये लगता है कि 2-4 घंटा पहले ही इनकी मौत हो गई होगी। अब मैटर था कोई आम व्यक्ति होता तो डॉक्टर भी जो है अपना पति की बात पर दे देते जो है, लेकिन मैटर ये था कि वो उस क्षेत्र की एसडीएम थी। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा कि उन कर्मचारियों से कि तुरंत जो है एसपी साहब को फ़ोन लगाओ, क्योंकि ये एसडीएम हैं और इसका जो मामला होगा वो बारीकी से छानबीन होगा, क्योंकि इसमें कुछ संदेह है। लग रहा है कि एसडीएम की मौत जो भी हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। ऐसे में उस समय के जो वहाँ के एसपी थे अखिल पांडे जी, उनके पास फ़ोन जाता है और बात एसडीएम की थी, इसलिए एसपी साहब खुद आते हैं और इसके बाद जो भी घटना होती है, इसके बाद शव को जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद पुलिस जो है छानबीन में लग जाती है। मनीष शर्मा से भी पुलिस पहले पूछती है तो वही घटना बताते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर से उन्होंने बताया वही आनाफेरी कर रहे थे। लेकिन बात एसडीएम की थी, इसलिए पुलिस वाले जो है उनके घर पर जाते हैं। घर पर जाने के बाद एक एक कोने कोने की जांच होती है।
घटना 28 जनवरी की होती है, तो 27 जनवरी को उनके घर पर कितने अधिकारी आए, कितने कर्मचारी आए, कितने लोग एसडीएम जी से मिलने आए, सबकी एक फाइल तैयार होती है, सबसे पूछताछ होती है। और इधर घर में जो है, जिस सरकारी बंगले में रहती थी एसडीएम जी, वहाँ पर बारीकी से पुलिस जो है जांच कर रही थी। जांच करते करते कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला, कहीं कोई सबूत नहीं मिला। कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई न कोई एक निशानी जो है वह छोड़ ही जाता है। ऐसे में पुलिस वाला जब जाता है अंदर, तो उसको वॉशिंग मशीन मिलती है, और वॉशिंग मशीन में केवल 2 वस्तु मिलती है। उसमें एक तकिए का खोल था और एक था बेड वाला चादर। दोनों वॉशिंग मशीन में पड़े थे और वो धुले हुए थे। अब पुलिस को संदेह हुआ मनीष शर्मा पर। अब मनीष शर्मा से पूछताछ पुलिस वाले करने लगे। जब पहले तो नॉर्मल पूछे तो बात को इधर उधर करता रहा, लेकिन जब बात कड़ाई से पूछने लगे, जब उन्होंने अपने सिस्टम से उनसे पूछताछ की, तो आखिरकार मनीष शर्मा जो है सारी सच्चाई को कबूल ही दिया। बता दें कि यहाँ पर थोड़ी सी जो कहानी है, पीछे हम चलते हैं। जो मनीष शर्मा है वो अपने घर का एक ऐसा लड़का था कि वो 5वीं फेल था। 5वीं फेल होने के बाद घर वाले उसको डांट फटकार लगाते हैं, तो वह जो है घर को छोड़ करके परदेश शहर चला जाता है। वो बचपन से ही ऐसा स्वभाव का था कि उसके घर वाले उससे काफ़ी परेशान थे। और वो जो मनीष शर्मा था, सन 96 में उसके पिता की मौत हो जाती है। घर वाले उसके पास फ़ोन करते हैं, वह घर पर नहीं आता है। फिर 2009 में आता है। वो 2 भाई था और वो कहता है कि हमारा जो हिस्सा बनता है, हमारे हिस्से को अलग कर दीजिए। इसके बाद घर वाले ने उसको हिस्सा भी दे दिया। फिर लेकिन उसका घर कहाँ दिल लग रहा, फिर वो घर छोड़कर चला जाता है। और 2014 में उसके भाई की भी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद पास फ़ोन करते हैं घर वाले, लेकिन अपनी भाई की मौत पर भी वह मनीष शर्मा अपने घर पर नहीं आता है। फिर बात आती है 2018 में। वहीं पर जहाँ पर ये रह रहा था, वहीं पर एक दर्पण कॉलोनी थी। वहाँ की एक लड़की से इसकी मोहब्बत होती है। मोहब्बत होने के बाद उस लड़की से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उस लड़की को अपने घर पर लाता है, और घर पर लाने के बाद उसकी माँ बची थी। माँ से आशीर्वाद भी लेता है, और माँ को भी खुशी हुई, क्योंकि उनका पति पहले ही 2096 में ही मर चुके थे, और 2014 में उनका लड़का भी मर चुका था। ऐसे में वो भी, उनकी भी अकेली ज़िंदगी थी। ऐसे में बहू को लेकर उनका नालायक लड़का घर पर आया, तो माँ को भी काफ़ी खुशी हुई। और माँ भी जो है उस बहू के साथ, जो लड़की को लाया था, प्यार से रहने लगी। लेकिन एक कहानी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। 6 महीने जाते जाते मनीष शर्मा क्या करता है, उस लड़की से भी तलाक ले लेता है। माँ बहुत विनती करती है कि ऐसा मत करो बेटा, लड़की ठीक ठाक है, इसके साथ हमारा जीवन बीत जाने दो। लेकिन मनीष शर्मा कहाँ सुनता है, क्योंकि उसका जो स्वभाव था वो दिवालियापन का था। उसको नशा था, दौलत को देखना, फ्लैट को देखना, मतलब कि चाहे जिस तरीके से बड़ी लड़कियों को फंसाना है और उसकी दौलत पर हमें राज करना है। अब कहानी आगे जाती है, क्योंकि जब इसको तलाक दे देता है तो इसके बाद फिर इसके दिमाग में आता है कि अब फिर हम शादी कैसे करें। अपने यार दोस्तों से राय मशवरा लेता है। तो जो शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, जो वेबसाइट होती है, उस पर भी अपनी ये प्रोफाइल तैयार कराता है, और प्रचार का जो भी जरिया होता है, उस जरिए से अपनी बात को वायरल करता है। ऐसे में एक दिन इसके पास फ़ोन आता है, और जिसका फ़ोन आता है उनका नाम था निशा नापित शर्मा, और वो भी एक एसडीएम थी। और उन्होंने जब उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो वहाँ पर भी ये झूठ बोलता है कि मैं जो है एक आर्किटेक्ट हूँ,
और हमारा जो है अपना खुद का बिजनेस है। अपने को एक बड़ा आदमी बताता है और ये तो एसडीएम थी ही। ऐसे में इन दोनों में बातचीत होती है, पहले तो प्यार का जरिया चलता रहता है। और हम बता दें कि जिस समय मनीष शर्मा से इनकी मोहब्बत होती है उस समय इनकी उम्र 51 वर्ष थी। लोग कहते हैं कि 40 वर्ष के बाद लोगों को बुढ़ापे में गिनती की जाती है, इनकी उम्र जो है 50 प्लस थी। 51 वर्ष की उम्र में इनको जो है मनीष शर्मा से प्यार हो जाता है। और हम आते हैं थोड़ा निशा शर्मा की घर की भी कहानी बताते हैं। निशा शर्मा अपने घर में बहन में बड़ी थी। इनकी एक छोटी बहन थी जो कि लेक्चरर थी स्कूल में, और इनका जो है जन्म 22 दिसंबर 1973 को छत्तीसगढ़ का जिला एक पड़ता है अंबिकापुर में हुआ था। ये शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी और ये मेहनत करके 2003 में इन्हें नायब तहसीलदार की नौकरी मिल जाती है। और घर वाले काफ़ी प्रयास करते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन इन्होंने मतलब कि जब नौकरी कर रही थी पैसा तो भाई आ ही रहा था, इन्होंने बहुत ज़रूरी नहीं समझा और इन्होंने शादी नहीं की। घर वालों से नकारती रही कि हमें शादी नहीं करना है। लेकिन जब ये एसडीएम बन जाती हैं, जब इनकी उम्र 50 पार हो जाती है तो इनको भी अकेलापन महसूस होता है, तन्हाई महसूस होती है और इनको लगता है कि अब हमको एक जीवन साथी चुन लेना चाहिए। तो ऐसे में इनके पास वो वेबसाइट का वो मतलब फ़ोन नंबर जाता है जो मनीष शर्मा अपना जो लगाया था कि हमको शादी करने की ज़रूरत है। तो मनीष शर्मा से इनकी मोहब्बत होती है। मोहब्बत होने के बाद ये अपने घर पर अपनी जो छोटी बहन थी लेक्चरर थी उनसे बातचीत करती हैं कि हमको जो है इस तरीके की मनीष शर्मा नाम का लड़का मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो उनकी बहन बोलती है कि ऐसा है दीदी कि एक बार जो है उनसे कह दो कि घर आकर के मिल ले, या हम लोग ही आते हैं वहीं आपके ही पास एक बार सबसे मिल ले। तो बात करती है मनीष शर्मा से, लेकिन मनीष शर्मा कहता है कि ऐसी हमारी कोई रुचि नहीं है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तो ये बताती हैं अपनी बहन से कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते, उनका स्वभाव कुछ अलग है। तो इसके बाद इनकी बहन थोड़ा नाराज़ भी हो जाती हैं, 2, 4, 6, 10 दिन, 1 महीने तक फ़ोन भी नहीं करती हैं। इसके बाद 3 अक्टूबर 2020 को मंडला गायत्री मंदिर में निशा नापी शर्मा जी इनसे शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद इनकी जो ज़िंदगी थी वो अच्छी खासी चलने लगी, लेकिन शादी करने के कुछ दिन बाद इनको पता चला कि जो ये झूठ बोल रहा था कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यह ना कोई आर्किटेक्ट था ना कोई बिजनेसमैन था। क्योंकि इनके आने के बाद ये बराबर इनसे पैसा मांगता रहा। पैसा मांगने के बाद जब ये इनके बैकग्राउंड पर जाती हैं तो इनको पता चलता है तो एक बस का मामूली कंडक्टर है और वो भी 5वीं फेल है। अब रही बात एसडीएम थी, इनको पैसे की कमी तो थी नहीं। उन्होंने सोचा चलिए ठीक है, शादी हो गई है, अपना जीवन बिता लेंगे और इनको पैसा वैसा दे करके कोई अच्छा बिजनेस कर लेंगे, अपना जीवन चलता रहेगा। ये यहाँ तक कि 5 लाख रुपए का लोन भी ले करके जो है इसको दे देती हैं और एक दूर एक फ्लैट भी ले लेता है। और इसके बाद कुछ ही दिन बाद शादी के मतलब 3-4 साल बीत गए। अब मैटर आ जाता है तो एक पत्नी को तलाक दे ही चुका था, इनसे शादी कर ही चुका था, अब तीसरी शादी का भी ये प्लान बना लिया। ऐसे में एक गाजियाबाद की विधवा औरत थी जिसका पति कोरोना काल में मर चुका था। उस विधवा औरत से जो है ये शादी कर लेता है, क्योंकि घर से निकलता था तो महीने 2 महीने बाद आता था, अपना घर था। ये भी एसडीएम थी, इनको भी क्या कमी थी बहरहाल। तो ऐसे में एक दिन निशा शर्मा ने देखा कि इनके व्हाट्सएप पर एक दुल्हन के साथ इनका फोटो लगा है। अब देखते ही इनको झटका लगा, वो भी दुल्हन के रूप में। वो इनसे पूछने लगी तो वहाँ पर भी मनीष इनसे झूठ बोलता है कि वो तो मेरे दोस्त की पत्नी है, कहो तो मैं उनसे बात करा दूं। लेकिन कितना छुपाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक दूल्हा के रूप में उनके साथ फोटो खिंचाया था जो व्हाट्सएप पर लगाया था। अब ऐसे में इन दोनों में वाद विवाद चलने लगा
अब मनीष शर्मा धीरे धीरे इन पर दबाव बनाने लगा कि जो तुम्हारे बैंक बैलेंस हैं, जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, उसमें हमको नॉमिनी बना दो। ये इनकार करती रही, लेकिन इन्होंने एक होशियारी का काम किया था कि इसके झगड़ा झंझट करने से पहले नॉमिनी के रूप में अपनी बहन को और अपने बहन के बेटे को बना दिया था। अगर बहन को कुछ हो जाता है, ताकि जो भी इनकी संपत्ति है उनका बेटा ले ले। अब ऐसे वाद विवाद चलता था, कभी आता था तो कभी अब ये शराब भी पीने लगा, आता था मैडम जी को कभी कभी मारता भी था। चूंकि अधिकारी भले थे, लेकिन इनका पति था, इनका आए दिन शोषण करने लगा। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। अब मैडम भी को पता चल गया कि मैं गलत जगह बच गई हूँ, लेकिन अब करें भी तो करें क्या। अब चूंकि 50 वर्ष की बाद ये शादी की थी और उसके बाद भी ये हाल। अब 27 जनवरी को मनीष शर्मा आता है, लेकिन उस दिन कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। अपना आता है, इनका बहुत ख्याल करता है, और जो भी अर्दली होते हैं, जो भी घर में नौकरानी होती है, उनके सामने यही कहता है, मैडम तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम अमरूद मत खाओ, तुम्हें नुकसान कर जाएगा, तुम्हें सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तुम टाइम से दवा खाया करो। यानी कि लोगों के दिखावे में बहुत प्यार कर रहा था मनीष शर्मा। इसके बाद एक घटना को कब अंजाम देता है, सुबह में या कैसे जो है अंजाम देता है। और इसके बाद उससे मैडम जी से मिलने कई लोग आते हैं। ये बाहर अपना कुर्सी लगाकर बैठता है, तो लोगों से कहता है कि आज संडे का दिन है, मैडम थकी हारी रहती हैं, उनको आज सोने दीजिए, जब जगेंगे तो आकर के उनसे मिल लेना। तमाम लोगों से ऐसे झूठ भी बोलता रहा, लेकिन जब बज गए 2, तो 2 बजने के बाद जो है एक नौकर को साथ में ले जाता है और मैडम को झकझोरता रहता है। अब झकझोरने के बाद जो है, जब मैडम नहीं जगती हैं तो उनको हॉस्पिटल में ले जाता है। आगे की तो कहानी आप लोग जान ही चुके हैं, लेकिन ये मनीष खुद जो है, जब पुलिस अपने तरीके से कड़ी कार्रवाई करती है तो कबूलता है कि हम ही ने मारा है। और जो तकिया मिला था, उसी तकिए से मैडम जी का गला घोंट कर जो है ये मारा था, तकलीफ दे करके। इस कहानी से मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा एक बात, कि जो भी लड़कियां हैं आजकल भले ही पढ़ी लिखी हों, लेकिन वो भी प्यार के बहकावे में आ जाती हैं। इनको भी ज़रूरत पड़ी 50 साल के बाद, और उसके बाद भी उनके साथ ऐसी घटना घटी। तो कम से कम जो भी लड़कियां अगर किसी से प्यार मोहब्बत करती हैं तो अपने घर वालों को बताएं, और घर वालों से उसका घर पता करें और उसके बारे में पता करें। क्योंकि इसीलिए जो माँ बाप हैं, अगर लड़कियों की शादी करते हैं तो पहले पता करते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, पढ़ाई लिखाई कितना किया है, सब कुछ जानने के बाद ही माँ बाप बेटी की शादी करते हैं। तो ऐसे में जो भी लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं, इसमें से 90% को धोखा मिल जाता है। और आए दिन कुछ न कुछ वीडियो वायरल हो जाते हैं, फला लड़की के साथ ऐसा हुआ, उस लड़की के साथ ऐसा हुआ। धोखा खाने के बाद भी आए दिन जो है लड़कियों में जो प्यार का जुनून है वो कम नहीं हो रहा है। तो कम से कम ऐसी कहानियों से सीख लें, ऐसे मोहब्बत से बचें, ऐसे धोखाधड़ी लोगों से बचें। और जो भी पुरुष हैं, क्या बताएं, अब तो जो मनीष शर्मा है, जो बाकी का जीवन है, अब चलो बाबू जो है जेल के पीछे जो है सलाखों में अपना जीवन बिताओ। लेकिन वैसे कानून जो इतनी बेरहमी से दरिंदगी हो रही है, जो दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो हमारे जो देश में ढीलापन है कानून का। क्योंकि जब तक जो भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनको उसी तरीके की सजा ना मिले, क्योंकि जिस बेरहमी से मारा, उसी बेरहमी से अगर सजा साबित हो जाती है, सब कुछ गवाह और सबूत मिल जाते हैं, उसी तरीके से ऐसे अपराधियों को सजा दी जाए, और वो भी सऊदी दुबई की तरह बीच चौराहे पर दी जाए, तो लोगों में एक दहशत पैदा होगी और ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और हम इसी तरीके से आप लोगों के बीच में जो भी घटनाएं होंगी लाते रहेंगे। तब तक आप लोग भी होशियार रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों, जय हिंद।